जिन जिन लोगों का क्लास छूट गया है, ये हम एक बार फिर से 4th चैप्टर के बारे में डिस्कस करके आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग को दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ज़रा शॉर्ट वे में चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ healthy reproductive organs with normal functions according to the World Health Organization। इसका शॉर्ट फॉर्म WHO होता है। WHO के बारे में शायद आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म WHO होता है, यार इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंडेड हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, और इसका जो इसके अंदर टोटल 194 कंट्रीज़ वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। Reproductive health can be defined as a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social। ठीक है, अब इस पूरे डेफिनेशन को एक बार में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लोग को समझना है कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट समझना आप लोगों को कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, रिप्रोडक्टिव मतलब होता है प्रजनन और हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रजनन स्वास्थ्य। अब हम लोग देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, ये इस डेफिनेशन में एक वर्ड आया हुआ है। वो वर्ड है कौन सा भाई, तो उस वर्ड का नाम है WHO। क्या नाम है उसका? WHO। ये WHO क्या है, तो हम लोग WHO एक संगठन होता है जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट हैं सब इससे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो WHO एक हेड ऑफिस माना जाता है पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट का। ठीक है, और ये इसकी स्थापना, ये फाउंडेड कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, और ये सबसे इसका जो मेन ब्रांच है वो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे प्रेजेंट है ये इसका मेन ब्रांच? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में, जेनेवा टाउन में। ठीक है, इसके अंदर टोटल WHO के अंदर टोटल 194 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, और हमारे इंडिया में भी दिल्ली में इसका ब्रांच है, WHO का ब्रांच है। ये पूरे विश्व भर में लगभग अपना ब्रांच चलाते हैं, और इसके अंतर्गत जितनी भी इम्पोर्टेंस मेडिसिन होती है वो यहीं से मुहर लग के पूरे मार्केट में सप्लाई होती है। ठीक है, और कोई यदि न्यू डिजीज़ आया हुआ है तो उसको भी रोकने के लिए जो कोशिशें की जाती है वो WHO के द्वारा ही की जाती है। यदि कोई डिजीज़ है, जैसे कि कोरोना डिजीज़ है, या फिर इसी तरह की कोई मतलब पेंडेमिक डिजीज़ जो है, उस पर पेंडेमिक वर्ड लगाने वाला WHO होता है कि वो महामारी है या फिर नॉर्मल बीमारी है। ठीक है, उसके बाद देखिए WHO जो है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर किन को रखता है? WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर वैसे पर्सन को रखता है जिसका फिजिकल अच्छा हो, यानी कि उस शारीरिक पूरा शरीर उसका अच्छा हो। ठीक है, फिजिकल जिसका अच्छा हो उसको WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर रखेगा। एंड देन इमोशनल, और जिसके अंदर इमोशन हो। ठीक है, यानी कि कब रोना है भाई, कब हंसना है। ठीक है, यानी कि हाव भाव जिसके अंदर प्रकट दिखे, हमें प्रेजेंट दिखे, दैट मीन्स इमोशनल। या फिर एक वर्ड और है इसका बिहेवियरल, यानी कि जिसका जैसे हम लोग बोलते हैं बिहेवियर। ठीक है, यदि ये सब आपका अच्छा है, और दैट मीन्स आप
अपने जिस मोहल्ले में रहते हो उसको एक सोसाइटी बोलते हैं, और जैसे कि उसे सोशल भी बोला जाता है। और सोशल में आपका या सोसाइटी में आपको किस नज़रिए से देखा जाता है, यदि बैड नज़रिए से देखा जाता है या गुड नज़रिए से देखा जाता है, ठीक है। तो वो यदि गुड नज़रिए से देखा जाता है तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आएंगे, यानी कि WHO आपको अपने अंदर अपने में शामिल करेगा, WHO आपको सही मानेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको WHO सही नहीं मानेगा। आपका फिजिकल मेंटल यदि गुड है, गुड वेलबींग है, ठीक है, तब WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर उसको इंक्लूड कर देता है, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, अगला डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा स्टेरिलाइजेशन। ये देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार की सर्जिकल मेथड है, ठीक है। इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में देखिए पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल थ्रू सर्जरी इन मेल ऑफ फीमेल। यह एक प्रकार की सर्जरी है जिसमें क्या होता है, इस सर्जरी में जो सपोज स्पर्म जो रिलीज़ होता है जिस पाइपलाइन से, जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं, उस पाइप को काट दिया जाता है, ठीक है। और फीमेल में जो ओवम रिलीज होता है जिसको ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसमें उस पाइप को काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो ओवम जाने के रास्ते वाले पाइप को कट किया जाता है, और मेल में स्पर्म क्रॉस करने वाले पाइपलाइन को काट दिया जाता है। तो इसको एक सर्जरी बोलते हैं, और ये सर्जरी स्टेरिलाइजेशन कहलाता है, यानी कि यह एक बर्थ कंट्रोल का मेथड है। यदि सिंपल भाषा में बोले तो इसको हम लोग नसबंदी बोलते हैं, ठीक है। यह एक परमानेंट मेथड होता है, यानी कि इस सर्जरी को एक बार करवा लेने के बाद फिर से आप कोई भी नया बच्चा क्रिएट नहीं कर सकते हैं, चाह के भी नहीं। तो अब देखिए जो एग्ज़ाम में लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको दिख रहे होंगे। IUCD, RCH, STD, CDRI, MMR, MTP, VD, RTI, PID, ART, IVF और ZIFT। ये सब फुल फॉर्म्स हैं जो जनरली हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर्स में भी पॉसिबल इस चैप्टर से भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम होंगे 12th में, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। देन आई डिस्कसिंग अबाउट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, अभी एक हमने पहले देखा कि एक ऐसा मेथड है जिसे स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वो स्टेरिलाइजेशन मेथड भी इसी के अंदर आएगा, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल के अंदर ही आएगा, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं, सब दिख जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है नेचुरल मेथड्स। इसमें आपको दिख रहा है नेचुरल मेथड्स, यानी कि नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, और मेथड मतलब विधि, यानी कि नेचुरल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देन हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पे, देन सेकंड मेथड क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल मतलब होता है माउथ, और कंट्रासेप्टिव से मतलब ऐसे मेडिसिन जिन्हें हम मुंह के थ्रू लेते हैं, माउथ के द्वारा हम लेते हैं, उसको ओरल कंट्रासेप्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब ओरल कंट्रासेप्टिव में जैसे दवाई का नाम है जो प्रेगनेंसी को रोकता है, दवाई का नाम है पिल्स, ठीक है। उसके बाद दूसरी दवाई का नाम है, दूसरी मेडिसिन का नाम है सहेली, थर्ड का है मालाडी। ये सब सारे आपको NCERT बुक में भी दिखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो 3 दवाइयाँ आपको दिख रही है, 3 मेडिसिन जो शो हो रहे हैं, ठीक है, इस मेडिसिन को जब हम लोग लेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या बोलेंगे, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स, जो कि बर्थ कंट्रोल के अंदर आता है। यह एक बर्थ कंट्रोल का मेथड है, ठीक है, जिस विधि से हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। देन इंजेक्शन, पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंजेक्शन क्या है, देन इंजेक्शन देखिए यहाँ पे आप लोगों को शायद पता हो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस, ठीक है। उसमें 2 टाइप का हार्मोन आप लोग पढ़े होंगे, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन,
ठीक है। तो ये सब हार्मोन भी आप लोग पढ़ेंगे, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो प्रेगनेंसी को मेनली रोकने में मदद करता है। तो इंजेक्शन आने की, इंजेक्शन मतलब हो गया जो सुई हम लोग लगाते हैं, ठीक है, जो हम लोग सुई लगाते हैं। जैसे कि देखिए इंजेक्शन के रूप में, इंजेक्शन का नाम क्या है भाई? तो इंजेक्शन में जो केमिकल, जो दवाई डाली जाती है, उस दवाई का नाम क्या है भाई? प्रोजेस्टेरोन डायबिटीज गिवन एवरी 3 मंथ। और इस इंजेक्शन को हम लोग किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 9th मंथ के अकॉर्डिंग, या 9 मंथ के ड्यूरेशन में 3 मंथ करके उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। देन इम्प्लांट्स, ये दोनों लगभग सेम होता है, इसमें भी एक ही तरह का प्रोसेस होता है, इसमें भी उसके अंदर पेचेस किया जाता है, यानी कि डाला जाता है, ठीक है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन देखिए वही केमिकल है, वही हार्मोन है जो इम्प्लांट किया जाता है स्किन के अंदर। किसके अंदर इम्प्लांट करेगा? अंडर द स्किन, ठीक है। देन इमरजेंसी पील, इमरजेंसी पील्स आने की जो 72 आवर्स में लिया जाता है, 72 आवर्स में लिया जाता है, उसको इमरजेंसी पील बोलते हैं, उसके अंदर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मस्ट बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। इसमें भी देखिए प्रोजेस्टेरोन मिल गया आपको, एस्ट्रोजन मिल गया, ये दो हार्मोन है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन विच प्रिवेंट ओव्यूलेशन। अब देखिए सिंपली हम लोग दवाई का नाम देख लेते हैं, आई पिल, और दूसरी दवाई का नाम है, आपको जो समझ में आ रहा है बस उसी पे ध्यान देना है और वही एग्जाम में नोट करना है, ठीक है। तो अगला है अनवांटेड 72, ठीक है। ये जो दो दवाइयाँ हैं ये क्या है, ये किसके अंदर यदि पूछे भाई इमरजेंसी पील के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं, तो दो दवाई हैं। कौन कौन सी दवाई है? तो फर्स्ट है आई पील एंड देन अनवांटेड, देन क्या है? अनवांटेड 72, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत कम पूछते हैं। अगला लास्ट मेथड हम लोग चलते हैं जो कि है सर्जिकल मेथड। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा सर्जिकल मेथड, जिसको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन बोलेंगे इसको। इसके अंदर दो टाइप के मेथड्स आते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है इन फीमेल, जो कि फीमेल में होता है, उस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, और इन मेल जिसको हम लोग वेसेक्टोमी बोलते हैं। मेल में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग वेसेक्टोमी बोलते हैं। ये जो ऊपर में हम लोग स्टेरिलाइजेशन पढ़े थे उसी का ये पार्ट है, तो इस पार्ट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इस पार्ट को। अब देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्टेरिलाइजेशन में हम लोग दो उसका पार्ट देखे थे, इन फीमेल ट्यूबेक्टोमी और इन मेल वेसेक्टोमी। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, आपको फिगर से ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा, सिंपल फिगर सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ द fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or vagina in female। इसमें क्या किया जाता है इस प्रोसेस में? ये जो आपको डायग्राम शो हो रहा है, इस डायग्राम में क्या किया जाता है? ये जो डायग्राम दिख रहा है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको ये जो पाइप दिख रहा है, ये जो पाइपलाइन है, ठीक है, इस पाइपलाइन को फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं और फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? तो यहाँ पे देखिए ये आपको ओवरी दिख रहा होगा, ओवरी दिख रहा होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई स्पर्म जो है कहाँ पे डेवलप होता है? तो स्पर्म जो है, सॉरी, ओवम जो है वो कहाँ पे डेवलप होता है? तो ओवम जो है वो ओवरी में डेवलप्ड होता है। कहाँ डेवलप होता है? ओवरी में, ठीक है। ओवरी में ओवम डेवलप होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे, जब ओवम रिलीज़ होता है तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये फ्लोपियन ट्यूब का सहारा लेता है, यानी कि इस पाइपलाइन के थ्रू वो
यहाँ से जाते हुए यूटेरस में पहुँचता है जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है। तो यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, इस गैप में क्या होता है, इस गैप में ही फर्टिलाइजेशन होता है। और डॉक्टर क्या किया हुआ है, यहाँ पे कट मारा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कट लगा हुआ है, ठीक है। ये जो कट लगा हुआ है इसको फ्लोपियन ट्यूब कट, देखिए यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा हुआ है जो डायग्राम में शो कर रहा है, यहाँ पे कट एंड टाइड। टाइड मतलब होता है इसको बांध दिया गया है, इस पाइपलाइन को काट के बांध दिया गया है। अब सिंपल सा समझना है कि जिस मेथड में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के फ्लोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है ताकि उससे ओवम स्पर्म के पास ना जा सके और स्पर्म ओवम के पास ना आ सके, तो उस प्रोसेस को ट्यूबैक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्यूबैक्टोमी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अब फीमेल की बात कर लेते हैं, इन फीमेल, ठीक है, इन मेल, ठीक है। इन मेल की बात कर लेते हैं, फीमेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन मेल तो वैसेक्टोमी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में भी सिंपल एक डेफिनेशन आप याद करो, सिर्फ ट्यूबैक्टोमी की जगह वैसेक्टोमी लिख सकते हो और वैसेक्टोमी की जगह ट्यूबैक्टोमी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसमें भी वही प्रोसेस है भाई, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम इन मेल्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कि जो स्पर्म है आखिरकार वो रिलीज कहाँ होता है या फिर डेवलप कहाँ होता है, तभी ना हम उस पाइपलाइन को काटेंगे। तो स्पर्म जो डेवलप होता है वो इस वाले टेस्टिस में होता है, इसको हम लोग रेट टेस्टिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेट टेस्टिस। अब देखिए जब इसमें इस टेस्टिस में स्पर्म डेवलप हो रहा है तो भाई अगला क्वेश्चन हम मेरा रहेगा कि इस टेस्टिस में क्या होता है। तो इस टेस्टिस में जैसे कि कोई भी फैक्ट्री में यदि कोई भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ तो अचड़ा कचड़ा निकलेगा ना। तो इसमें जो स्पर्म बनने के दौरान, स्पर्म बनने के ड्यूरेशन में जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो जाके इस लेफ्ट वाले टेस्टिस में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाई यहाँ पे स्पर्म तो डेवलप हो गया, सिंपली ये पाइप जब जुड़ा हुआ रहता है तो स्पर्म जो है इधर से होते हुए हमारे पेनिस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पाइप कटा हुआ है, आपको दिख रहा है पाइप कटा हुआ है, ठीक है। इस पाइप को बोलते हैं वास डिफरेंस। इस पाइप को क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, वास डिफरेंस पाइप को बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है कट एंड टाइड, ठीक है, ये दो वर्ड लिखा हुआ है आपका। अब वास डिफरेंस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये जो पाइपलाइन है इसको हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे बीच में कटा हुआ है। बताइए यहाँ पे जब इस टेस्टिस में स्पर्म जब डेवलप होगा, यदि बाय द वे स्पर्म डेवलप हुआ, ठीक है, तो ये इधर से गुजर कर इधर नहीं जाएगा, और जब ये बाहर रिलीज नहीं होगा तो बाहर में जो ओवम है वो आपस में मेटिंग नहीं कर सकेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग का सिंपल फंडा है, क्या फंडा है भाई, कि स्पर्म एज फॉर स्पर्म प्लस ओवम ओवर ओवम ये दोनों मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो न्यू बेबी जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम जब मिलेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को या इसी मेथड को स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। यदि ये प्रोसेस फीमेल में हुआ तो उसको ट्यूबैक्टोमी बोलते हैं, और मेल में हुआ तो उसको वैसेक्टोमी बोलते हैं। अब देन हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज एमटीपी। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा व्हाट इज एमटीपी। तो एमटीपी एक एक्ट है, ठीक है। एमटीपी क्या है, एक एक्ट है जो एक कमेटी के द्वारा लाया गया था, लागू किया गया था। ये एमटीपी एक्ट 1971
वन में लागू किया गया था। इस एक्ट को कब, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इस एक्ट को 1971 में लागू किया गया था। ठीक है। एमटीपी का यदि फुल फॉर्म देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एमटीपी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसी टर्म, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए, वॉलेंट्री और इंटेंशनल abortion performed to end pregnancy before the completion of full term, यानी कि ये जो एमटीपी एक्ट है ये एक तरह का कानून है जो सरकार के द्वारा पारित किया गया है 1971 में। ये जो है ये जैसे कोई फीमेल है, यदि वह किसी कारणवश अनजाने में या किसी रीज़न से प्रेग्नेंट हो गई है तो उस फीमेल पर ये एमटीपी एक्ट लागू होगा। तो कब लीगलाइज्ड है, कब लीगल हो सकता है, यदि हम लोग ऐसे ही एमटीपी एक्ट जो है लागू नहीं कर सकते, यानी कि बच्चा गिरा नहीं सकते, तो बच्चे का एबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं। तो एमटीपी जो लीगलाइज्ड है कब है भाई, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि जब हमें अनचाहा प्रेगनेंसी आ जाता है, यानी कि जब हम लोग नहीं चाहते और बच्चा हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है, किसी फीमेल के अंदर क्रिएट हो जाता है, तब एमटीपी एक्ट हम लागू कर सकते हैं। देन इफ प्रेगनेंसी इज लाइकली टू प्रोड्यूस अ कॉन्जेंटल मालफॉर्मेड चाइल्ड, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यदि यह संभावना हो कि जन्म लेने वाला बच्चा गंभीर शारीरिक या मानसिक रूप से ग्रसित है, तब हम लोग एमटीपी का प्रयोग कर सकते हैं। देन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेगनेंसी लीड्स ड्यू टू फेल्यूर ऑफ कंट्रासेप्टिव्स और रिजल्ट्स रेप। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो इसमें से देखेंगे कि जब किसी फीमेल के साथ यदि रेप हुआ है या कभी हम लोग यदि प्रिकॉशन लिए हैं और वो प्रिकॉशन वर्क नहीं कर सका और एनी रीज़न फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, तब एमटीपी एक्ट को हम लागू कर सकते हैं, एमटीपी पे हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आया थोड़ा बहुत। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज एसटीडी। तो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यह कोई एक्ट नहीं है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए नेम ऑफ डिजीज, काउजेटिव एजेंट्स, सिम्टम्स, यानी कि डिजीज़ का नाम है एक साइड किसके कारण ये बीमारी होती है और इसके लक्षण के बारे में तो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला जो डिजीज़ है वो है गोनेरिया। पहला डिजीज़ का नाम है गोनेरिया। ठीक है, तो गोनेरिया में हम लोग देखते हैं, गोनेरिया जो है यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा बैक्टीरियम लिखा हुआ है, यानी कि ये जो डिजीज़ है ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो कौन से बैक्टीरिया के कारण यह डिजीज़ होता है भाई, तो यह डिजीज़ जो है नीसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो कौन सा डिजीज़ होता है, नीसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, इस बैक्टीरिया के कारण गोनोरिया डिजीज़ होता है। इसमें देखिए सिम्टम्स देखिए पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि जो मूत्र मार्ग है उसमें काफ़ी दर्द होता है। ठीक है, ये इसका मेन लक्षण है। उसके बाद हम लोग अगला डिजीज़ के बारे में देखते हैं। गोनोरिया का एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है सेफ्ट्रिऑक्स ए। ठीक है, इस इंजेक्शन के द्वारा हम इसे ठीक कर सकते हैं या इस डिजीज़ को ठीक करने में हेल्प मिलता है। इंजेक्शन का नाम एक बार फिर सुन लीजिए, सेफ्ट्रिऑक्स ए। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट डिजीज़ पे हम लोग डिस्कस करते हैं तो सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस में भी देखिए ये एक बैक्टीरियम के कारण हो रहा है। तो इसमें कौन सी बैक्टीरिया भाई, तो इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पेलिडियम। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रेपोनेमा पेलिडियम। बैक्टीरिया के कारण इसके काउजिंग सिफिलिस जो डिजीज़ है वो होता है। तो कौन से बैक्टीरिया के कारण सिफिलिस डिजीज़ होता है, तो भाई ट्रेपोनेमा पेलिडियम बैक्टीरिया के थ्रू सिफिलिस डिजीज़ होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है इसमें भी जो सिम्टम्स हैं तो सिम्टम्स आपको दिख रहे होंगे, एचिंग फ्लूइड डिस्चार्ज, यानी कि खुजली महसूस होगा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें।
या फिर आपके जिस जगह पे सिफिलिस हुआ है, और उससे लसिका जैसा कुछ लिक्विड टाइप का फ्लूइड निकलेगा जब आप उसे खुरचोगे या खुजली करोगे तो। उसके बाद पेन यूरिजेंटल ट्रैक्ट यानी कि जो मूत्र मार्ग है उसमें आपको काफ़ी दिक्कत आएगी, दर्द करेगा, ठीक है। एंड देन हम लोग देख रहे हैं अगला जो डिजीज़ है। चलिए सिफिलिस की कुछ दवाइयाँ आपको हम बता देते हैं। जो दवाई है वो है कैप्सूल। कैप्सूल का नाम है माइक्रोडॉक्स LBX। कैप्सूल का नाम है माइक्रोडॉक्स LBX। और सेकंड कैप्सूल का नाम है डॉक्स्ट SL। थर्ड कैप्सूल का नाम है टेटलीन, ठीक है। तो ये कुछ कैप्सूल हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी दवाई जो है आप बिना डॉक्टर की अनुमति के ना लें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जेनिटल हर्प्स के बारे में। तो जेनिटल हर्प्स, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है जेनिटल। जेनिटल मतलब जो अनुवांशिक यानी कि जो डिजीज़ हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें ट्रांसफ़र हुए हैं वैसे डिजीज़ को जेनिटल डिजीज़ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जेनिटल हर्प्स है, तो यहाँ पे जेनिटल हर्प्स जो है ये एक वायरस के कारण होता है, जिस वायरस का नाम है हर्पस। क्या है? हर्पस सिम्प्लेक्स, ठीक है, इस वायरस का नाम है। इसका सिम्टम्स देखिए, रेडिस अल्सर, ओवर एक्सटर्नल जेनिटिलिया वेजाइना डिस्चार्ज। इसमें भी सेम इसी तरह का जो है आपको दर्द होगा, पेन होगा। और ये सब जितना डिजीज़ है, यदि इसमें से कोई भी डिजीज़ आपको हो गया है, ठीक है, तो आपके बाल झड़ सकते हैं, आपके बाल पक सकते हैं, आपके फेस में बहुत सारी फुंसी फोड़े निकल सकते हैं, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेशाब के रास्ते में दर्द हो सकता है। बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनमें से यदि आपको कोई भी लक्षण दिखे थोड़ा बहुत तो आप डॉक्टर की सलाह लें, ठीक है। तो इसकी भी कुछ दवाइयाँ हैं, ठीक है, जो जेनिटल हर्प्स को ठीक करने में मदद करता है। तो पहला जो मेडिसिन है उसका नाम है जोविरैक्स। पहले मेडिसिन का नाम है जोविरैक्स, सेकंड मेडिसिन का नाम है फेमवियर, एंड थर्ड मेडिसिन का नाम है वेल्ट्रैक्स। थर्ड मेडिसिन का नाम वेल्ट्रैक्स, ठीक है। ये कुछ दवाइयाँ हमें याद थी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर अगले क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।